नमस्कार दोस्तों। आज मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम का हमारा तीसरा दिन है। तो क्लाइमेटोलॉजी के जो कुछ टॉपिक रह गए हैं उनको आज हम देख लेंगे। तो आपको उन टॉपिक्स को तैयार करना है और इसी के साथ हमारा क्लाइमेटोलॉजी समाप्त हो जाएगा। तो आज के जो हमारे टॉपिक हैं वो रहेंगे, ये बचे हुए तीन टॉपिक, एक वाताग्र, दूसरा जैसिम और तीसरा साइक्लोन एंटी साइक्लोन। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर फ्रंट और उससे रिलेटेड वेदर, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में आपको करना क्या है, वो वाताग्र और उससे संबंधित मौसमी दशाएं पूछेगा आपसे पेपर में। तो आपको पूरा का पूरा टॉपिक तैयार कैसे करना है कि फ्रंट है क्या, आपको उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए कि जब दो ऑपोजिट एयर मासेस आपस में कन्वर्ज होती हैं, अभिसरित होती हैं, तो उनके बीच में एक थ्री डायमेंशनल सरफेस का क्रिएट होता है, कि ट्रांजिशन जोन क्रिएट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं फ्रंट। और उससे रिलेटेड आपको वेदर कंडीशन बतानी होगी और वातागर का टाइप बताना होगा। तो वातागर का टाइप आप देखोगे तो स्टेशनरी होता है, कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट, ऑक्लूडेड फ्रंट जिसे आप सरोंदी वातागर कहते हो, और हर के साथ उससे संबंधित मौसमी दशाएं भी आपको बतानी होगी। तो इस तरह से आपको वो क्या करेगा, वातागर वाला जो पार्ट है उसको उसके मौसम से जोड़ेगा वो। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा। इसके बाद देखो दूसरा जो टॉपिक है आपका जैसिम है। तो आपको जैसिम के बारे में पता होना चाहिए, उसकी डेफिनेशन क्या है। जैसे ये ट्रोपोस्फियर में क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं। हाई स्पीड विंड है, जियोस्ट्रॉफिक विंड है, सरकम पोलर है। इसके बाद शीत ऋतु में इनकी स्पीड ज्यादा होती है। तो जैसिम है क्या और उनकी विशेषताएं दोनों आपको ध्यान में रखनी होगी। ये मेंडरिंग करती हैं, ये सारी इसकी विशेषताएं हैं। तो जैसिम की डेफिनेशन प्लस उसके साथ आपको उसकी कुछ विशेषताएं, और उसके बाद आपको इसके प्रकार को पढ़ना होगा कि कितने प्रकार की जैसिम है। जैसे सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जैसिम, दूसरा होगा पोलर फ्रंटल जैसिम, पोलर नाइट जैसिम, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जैसिम, सोमाली जेट, और इनका मौसम पर क्या प्रभाव है, ये इसका एप्लीकेशन पार्ट। कि सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जर्सी में तो उससे संबंधित कौन कौन सी मौसमी घटनाएं जुड़ी हुई हैं। जैसे इनके साथ भारत में पश्चिमी विक्षोभ आते हैं, भारतीय मॉनसून के साथ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम और सोमाली जेट जुड़ी हुई हैं। और जो ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट है, ये भारत से जब विस्थापित हो जाती है उत्तर की ओर, तभी भारत में मॉनसून के लिए दिशाएं अच्छी बनती हैं। तो वो सारी दिशाएं इसके साथ लिखनी है। वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग के कारण जैस्टी में मेंडरिंग हो रही है, जिसकी वजह से हीट डोम जैसी कंडीशन पैदा हो रही है, जिसे ओमेगा ब्लॉक भी कह देते हैं। वो सब आपको इसके साथ एप्लीकेशन का पार्ट करंट अफेयर से जोड़ते हुए पढ़ना। और इसके बाद देखो लास्ट कौन सा है, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन। तो साइक्लोन में आपको पता होना चाहिए कि साइक्लोन है क्या, उसकी डेफिनेशन। ये लो प्रेशर के सिस्टम होते हैं, इनके अंदर हवाएं चक्रीय रूप से प्रवाहित होती हैं कोरियोलिस बल की वजह से। तो ये आपको इसकी डेफिनेशन बताओ। उसके बाद इनके टाइप, ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट। टेम्परेट को एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। दोनों में अंतर आना चाहिए। साथ ही साथ आपको इनके निर्माण की दशाएं पता हो पूरी की पूरी। जैसे एक क्वेश्चन आया था कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी में, मैक्सिको की खाड़ी में और साउथ चाइना सी में ही क्यों बनते हैं। तो उसके कारण आपको देने थे, तो उसकी आपको दशाएं पता होनी चाहिए ट्रॉपिकल साइक्लोन की। इन इन कंडीशन में इनका निर्माण होता है और ये दशाएं इन क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। तो उससे आप कोई क्वेश्चन कर पाओगे। और डायरेक्ट अगर उसने सिंपल क्वेश्चन पूछा, जैसे उसने प्राइमरी रॉक पर पूछा था, तो पूछ लेगा कि ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन में अंतर क्या होता है। और यहां से एंटी साइक्लोन से क्वेश्चन आ सकता है कि एंटी साइक्लोन क्या है और उसकी विशेषता बताइए। तो ये आपका मेन पार्ट है। कुछ पार्ट इसका हम इन्वायरमेंट में देखेंगे, जैसे हीट डोम हो गया, जैसे अर्बन हीट आइलैंड हो गया, क्रायोस्फीयर पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो सारे हम इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में देखेंगे। यहाँ पर हम जो इसका स्टैटिक पार्ट है उसको ही देख रहे हैं। तो ये आपके पूरे के पूरे ये तीन टॉपिक हैं जिसका आपको पढ़ना है अच्छे से। इसका शॉर्ट नोट तैयार कीजिए और फिर इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है ये मेंस के। देखो पहला क्वेश्चन देखो, जो भी मैं आपको बता रहा था कि जब सिंपल क्वेश्चन लेगा तो ये पूछेगा कि चक्रवात क्या है और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों और समशीतोष्ण चक्रवातों के बीच में क्या अंतर है समझाएं। तो अंतर पूछ लेगा ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन के बीच में। इसके बाद देखो दूसरा है वातागर पे, कि डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ फ्रंट्स। वातागर क्या है और इससे संबंधित देखो, इससे एसोसिएटेड वेदर कंडीशंस के बारे में बताओ। तो आपको हर फ्रंट के बारे में बताना होगा, उससे रिलेटेड वेदर कंडीशन बतानी होंगी। इसीलिए मैंने आपको कहा था
कि आप फ्रंट की डेफिनेशन देखेंगे, उनके टाइप देखेंगे और उनसे रिलेटेड वेदर कंडीशंस को भी आपको साथ ही साथ देखना होगा, तब ये क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट होगा। इसके बाद देखो, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर लार्जली कन्फाइंड टू साउथ चाइना सी। देखो उसने लिखा कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है वो मुख्यतः साउथ चाइना सी में, बंगाल की खाड़ी में और मैक्सिको की खाड़ी में ही क्यों सीमित है, उसका कारण बताओ। तो ये आपको जब उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण की दशाएं आएंगी, उसकी क्या कंडीशंस है, तभी आप इस क्वेश्चन को लिख पाओगे। इसके बाद देखो जेट स्ट्रीम क्या, देखो यहाँ पर उसने पूछ लिया कि व्हाट इज जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम है क्या। इसके बाद कह रहा है हाउ डू दे प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द वेदर कंडीशन, कि ये है क्या और इनका वैश्विक मौसमी दशाओं को प्रभावित करने में क्या इनकी भूमिका है। एक तरह से क्या पूछ लिया उसने, जैसिम, उनके टाइप बताओ और उनसे रिलेटेड वेदर कंडीशन को बताओ। जैसे मैंने आपको बताया था कि भारत में पश्चिमी विक्षोभ है वो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के साथ आते हैं। भारतीय मॉनसून में ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम सोमाली जेट का क्या रोल है। वर्तमान में मैंने आपको बता रहा था कि हीट डोम की कंडीशन पैदा हो रही है, उनमें इनका क्या रोल है। पोलर वोर्टेक्स नीचे की ओर यहाँ बॉम्ब साइक्लोन जैसे आ रहे हैं, उनमें इनका क्या रोल है। रेनफॉल में इनका क्या रोल है, डिजर्ट के निर्माण में इनका क्या रोल है, वो सारा आपको इसके अंदर लिखना होगा। इसके बाद देखो क्या है, दुनिया की, देखो ये पिछले वाले टॉपिक से है, जो लास्ट मैंने आपको टॉपिक्स दिए थे उसका एप्लीकेशन है यहाँ पर। वो कह रहा है कि ब्रीफली मेंशन द अलाइनमेंट ऑफ मेजर माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, कि जो मेन मेन जो पर्वत श्रृंखलाएं उनके अलाइनमेंट को बताओ, उनका ओरिएंटेशन क्या वो बताओ आप। और एन फिर क्या कह रहा है, एंड एक्सप्लेन दियर इम्पैक्ट ऑन लोकल वेदर कंडीशंस, और उनका स्थानीय मौसमी दशाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको क्या कह रहा है एक्सप्लेन करो उदाहरण के साथ, एग्जांपल्स के साथ। तो इसमें आपको देखो कई सारी चीजें, पहले तो आपको माउंटेन रेंज के बारे में पता होना चाहिए, रॉकी हो गया, एंडीज हो गया, आल्प्स हो गया, हिमालय हो गया, इन सब के बारे में आपको बताना होगा, यूराल हो गया। फिर बताओगे कि इनका वायुमंडलीय दिशाओं पर या मौसमी दिशाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको बताना होगा कि कैसे ये रेन शेडो इलाके क्रिएट करते हैं, इससे डेजर्ट का फॉर्मेशन होता है, कैसे विंडवर्ड साइड में रेनफॉल ज्यादा होता है, स्नोफॉल होता है, ये सब आपको बताना होगा। कैसे ये हीट वेव को कम करती हैं, तो लोकल विंड का क्या इम्पैक्ट है उसको आपको इसमें साथ साथ बताना होगा। उनके एग्जाम्पल आप दे दे के बता रहे हो, जैसे चिनूक के बारे में बता सकते हो, फोन के बारे में बता सकते हो, भारत के हिमालय के बारे में बता सकते हो। तो ये सब के बारे में आपको प्रैक्टिकली नॉलेज होना चाहिए, यही उनको आपका एप्लीकेशन पार्ट आपको आना चाहिए। तो ये आपका पूरा का पूरा ये क्वेश्चन था, ये जो आपने जब तक का जो पढ़ा है उसका यहाँ पर उसको अप्लाई करना होगा तब ये क्वेश्चन हो। तो ये तो थे आज के हमारे क्वेश्चन। और लास्ट के क्वेश्चन पर देखो हम एक बार और देख लेते हैं, लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे, कि डे 2 का है ये रहा। इसमें हमें क्या क्या करना था देखो, सबसे पहला था डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ प्रेशर बेल्ट्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द ग्लोब। वो कह रहा है कि प्रेशर वायुदाब पेटियों के विकास और उनके वैश्विक वितरण की चर्चा करें। तो इसमें क्या आपने अब तो पढ़ लिया होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि वायुदाब पेटियों का निर्माण कैसे होता है। दो तरह से होता है, एक ताप जनित होती है, दूसरी गतिकीय कारकों से उत्पन्न होती है। तो आप पहले लिखोगे कि विश्व में वायुदाब पेटियां तापीय एवं गतिकीय के प्रभाव में उत्पन्न होती हैं, और फिर बता दो कि उनकी संख्या कितनी है। अगर दोनों गोलार्धों को मिला ले तो 7 है, और फिर धीरे धीरे उनके एक एक करके उनके बारे में बताना शुरू करोगे। जैसे विश्वत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी बताओगे, इसका विस्तार कहाँ कहाँ है। फिर बताओगे कि इसका निर्माण क्यों होता है। फिर बताओगे इससे संबंधित मौसमी दशाएं कौन सी हैं। ये जब बताओगे तो वो पूरी की पूरी आपकी एक बेल्ट हो जाएगी। फिर आप जाओगे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में, तो वहां बताओगे कि इसका निर्माण कैसे होता है, गतिकीय कारकों में इसमें प्रभाव में इसका निर्माण होता है। फिर बताओगे इसका विस्तार क्या है, बताओगे यहाँ की मौसमी दशाएं क्या है, वो सब आपको इसमें एक्सप्लेन करना होगा। फिर सब पोलर और फिर लास्ट में पोलर, और फिर लास्ट में आप ग्लोबल वार्मिंग को लिख सकते हो कि किस प्रकार ग्लोबल वार्मिंग के कारण इनके वितरण को प्रभावित कर रही है और इनकी मौसमी दिशाओं को प्रभावित कर रही है। ठीक है, तो ये आप इसमें बता सकते हो। इसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन, ये यूपीएससी में आया हुआ है कि उत्तरी गोलार्ध के प्रमुख गर्म रेगिस्तान 20 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में ही क्यों पाए जाते हैं। तो देखो इसने क्या पूछा है कि हॉट डेजर्ट, एक तो कह रहा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिलते हैं, दूसरा महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में मिलते हैं। तो क्या आप इस बात से पहले तो कि सहमत हो या नहीं हो। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ मिलते हैं वहां पर, तो आप पहली लाइन में यही लिखोगे कि वर्ल्ड के जो हॉट डेजर्ट हैं वो 20 से 30 डिग्री
उत्तरी अक्षांशों में सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में पाए जाते हैं, देखने को मिलते हैं। फिर आप उसका एग्जाम्पल दे दोगे, जैसे सोनरोन डेजर्ट, मोजेव डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, मिडल ईस्ट के डेजर्ट। और साथ आप ये भी लिख सकते हो कि इसके अलावा दक्षिणी गोलार्ध में भी हमें महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में देखने को मिलते हैं डेजर्ट, और उनके एग्जाम्पल दे दो। और एक वर्ल्ड का मैप बनाओ, उस वर्ल्ड के मैप में इनके डिस्ट्रीब्यूशन को दिखा दो। फिर आप आओगे इसके कारणों पर। तो सबसे पहला कारण है कि यहाँ पर एंटी साइक्लोनिक कंडीशन है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन में पड़ते हैं, हवाएं नीचे बैठ रही हैं। दूसरा बताओगे कि यहाँ पर टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन है, क्योंकि हवाएं नीचे बैठ रही है इसलिए। तीसरा यहाँ पर आप बताओगे कि यहाँ पर ट्रेड विंड जो होती हैं वो ऑफशोर होती हैं, अपतटीय होती है, तटों से दूर बाहर की ओर जा रही हैं, तो वर्षा कैसे लाएंगे। इसके बाद बताओगे कि यहाँ पर तटों के पास से ठंडी जलधाराएं बहती हैं, जैसे कैनरी करंट, जैसे कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा। इनके प्रभाव में यहाँ पर डेजर्ट का निर्माण होता है, क्योंकि ठंडी धाराओं के प्रभाव में जो पवनें आ रही हैं वो अपने मॉइस्चर को लूज कर देती हैं कोस्ट के पास, तटों के पास। जब अंदर पहुंचेंगी तो उनके पास मॉइस्चर ही नहीं होगा, तो रेनफॉल कैसे करेंगी, ये बता सकते हो। उनकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाती है। और कुछ क्षेत्रों में ये रेन शेडो इलाके में भी देखने को मिलते हैं, जैसे रॉकीज, जैसे मोजेव और सोनरोन डेजर्ट हैं वो रॉकी के रेन शेडो इलाके में पड़ते हैं, इसलिए वहां पर रेनफॉल कम होता है, तो इन डिजर्ट्स का निर्माण होता है। तो ये सारी कंडीशंस आपको यहाँ पर लिखनी थी, और फिर आप इसको ग्लोबल वार्मिंग के साथ जोड़ के इसके कंक्लूजन को लिख सकते थे कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण इन हॉट डेजर्ट में ड्रॉट की और हीट वेव की इंटेंसिटी बढ़ रही है। और बाद में लिख सकते हो कि अतः इनके निर्माण की दशाओं को और इनके बने रहने की दशाओं को समझना आवश्यक है, ताकि इनके प्रसार को और रोका जा सके। या इतना भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग से आप इसको जोड़ सकते हो करंट से, तो ये हो जाएगा इसमें। इसके बाद देखो लास्ट में क्या है, यहाँ पर लिखा डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन दैट अकर ऑन द अर्थ सरफेस। विभिन्न प्रकार के वर्षा के प्रकारों को लिखिए, ये कह रहे हैं। तो सबसे पहले इजी वे क्या है, आप वर्षण की परिभाषा लिख दो कि गुरुत्वीय बल के प्रभाव में जो वायुमंडलीय आर्द्रता है वो जल के रूप में या हिमकणों के रूप में धरातल पर पहुंचती है, उसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसके बाद आप टाइप लिखना चाहिए, फॉर्म नहीं लिखना है, टाइप लिखना है। तो आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आप बताओगे कन्वेक्शनल रेन। तो कन्वेक्शनल रेन में क्या होगा, कन्वेक्शनल रेन में बताना होगा कि किस तरह से टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से अर्थ सरफेस गर्म हो जाती है, हवाएं ऊपर उठती हैं और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनते हैं, और उससे रेनफॉल होता है। दूसरा आप ओरोग्राफिक रेन बता सकते हो। ओरोग्राफिक रेन में क्या होगा कि विंडवर्ड साइड में रेनफॉल ज्यादा होता है, लीवर्ड साइड में रेनफॉल कम होता है। फिर आप बता सकते हो वाताग्रीय वर्षा को या साइक्लोनिक रेनफॉल को बता सकते हो। तो इस तरह से आपको इसको बताना होगा। और फिर इसको भी आप ग्लोबल वार्मिंग से जोड़ सकते हो कि वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये वर्षा के वितरण प्रभावित हो रहा है, इसकी इंटेंसिटी में प्रभावित हो रही है। कुछ क्षेत्रों में वर्षा कम हो रही है, कुछ क्षेत्रों में वर्षा ज्यादा हो रही है, क्लाउड बस्ट जैसी कंडीशन देखने को मिल रही है। तो आप इसको करंट से जोड़ सकते हो। इसके बाद का टॉपिक देखो क्या, एयर मासेस। देखो एयर मासेस क्या होता है, इनकी विशेषताओं का वर्णन करो। तो इसको कैसे करोगे, तो पहले एयर मास की डेफिनेशन लिख देंगे, एयर मासेस हैं क्या, और फिर उसने पूछा इसकी विशेषताएं क्या है। तो बताओगे कि इनका निर्माण किस क्षेत्रों में होता है, इसके सोर्स रीजन की विशेषताएं बताओगे कि वो होमोजीनस होना चाहिए, वहां पर काम एटमोस्फेरिक कंडीशन होनी चाहिए ताकि मिक्सिंग ना हो। फिर बताओगे किस तरह से ये पूरे के पूरे ग्लोब पर जो तापीय संतुलन को बनाए रखती हैं, हीट बैलेंस को बनाए रखती हैं, उसमें बताओगे। फिर बताओगे किस प्रकार ये किसी स्थान पर जब पहुंचते हैं तो वहां की मौसमी दशाओं को कैसे प्रभावित करते हैं। फिर ये बताओगे कि ये खुद कैसे परिवर्तित हो जाती है, इनमें मॉडिफिकेशन कैसे होता है, इनका नामकरण कैसे होता है। ये जब चीजें होंगी वो सब इसकी क्या है, विशेषताएं हैं, जिसके बारे में आपको बताना है। इसके डायग्राम क्रिएट करते जाओ और विशेषताओं के बारे में लिख दो। तो ये आपको इसमें करना। और लास्ट था आपका कि एक्सप्लेन द मेरीडियोनल सर्कुलेशन ऑफ द एटमोस्फियर एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन वर्ल्ड क्लाइमेट। कि त्रिकोशीय देशांतरीय परिसंचरण है क्या, हेडली सेल, फेरल सेल और पोलर सेल, इनके बारे में लिखना है, ये बनती कैसे है ये लिखना है। और साथ ही साथ इसका वर्ल्ड क्लाइमेट में क्या रोल है ये भी आपको बताना है, किस तरह से ये क्लाइमेटिक रीजन के निर्माण में योगदान देती हैं, कैसे ये हीट बैलेंस में रोल प्ले करती हैं, वो सब आपको इसके अंदर बताना होगा। तो ये देखो साथ ही साथ देखो आपको सिर्फ क्या है नहीं पता होना चाहिए, उसका आगे एप्लीकेशन पार्ट भी आपको पता होना चाहिए, उसका किस तरह से क्लाइमेट में या वेदर में क्या रोल है, ये पार्ट भी आपको आना चाहिए। तब जाकर आप क्लाइमेटोलॉजी के क्वेश्चंस को डील कर पाओगे। रटने से कुछ नहीं होगा, समझना पड़ेगा। अब क्वेश्चन देखो एप्लीकेशन पार्ट है।
कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप बताकर रटते रहो और उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नहीं होगा। तो ज्योग्राफी में एक अच्छी समझ होना जरूरी है। और फर्स्ट पेपर में अगर आप देखोगे तो वो एनवायरनमेंट को भी ज्योग्राफी से रिलेट कर रहा है, क्रायोस्फीयर को जोड़ दे रहा है, कभी डिजर्टिफिकेशन को जोड़ दे रहा है, वाटर स्ट्रेस को जोड़ दे रहा है, वो आपस में इंटरलिंक कर रहा है टॉपिक्स को। तो जो लोग कहते हैं कि बहुत इजी आता है, ज्योग्राफी से हो जाएगा, बहुत मुश्किल है। ज्योग्राफी से आपको अगर अच्छा स्कोर लेना है तो आपको इंटरलिंकिंग आनी चाहिए, खासकर थर्ड पेपर की और फर्स्ट पेपर की। ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट को आपको जोड़ना पड़ेगा, और इसके साथ साथ आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। इजी मत समझो, क्योंकि अगर ज्योग्राफी में नंबर उठेगा तो अच्छा उठ जाएगा, 2-3 क्वेश्चन अगर रह गए तो आपके 20 नंबर सीधे सीधे कम हो जाएंगे। ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर अच्छा लिखोगे तो नंबर भी अच्छा आएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये था आपका आज का, और इससे संबंधित जो भी मटेरियल है, पीपीटी और पीडीएफ, तो रिवोल्यूशन आईएएस के चैनल पर आपको मिल जाएगा। आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ आपको एनवायरनमेंट का, साइंस टेक का और ज्योग्राफी का जो भी करंट में न्यूज चल रही है, उसकी क्लासेस मैं अब यूट्यूब पर लूंगा। उसका मटेरियल भी आपको वहीं चैनल पर मिलेगा। तो ज्वाइन कर लो रिवोल्यूशन आईएएस का टेलीग्राम चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।